कुछ भला करे, कुछ अच्छा करे, हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए। 10वीं फेल 9वीं फेल ही जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। या गांधी परिवार का राहुल गांधी जो फॉरेन से पढ़ खुद जो है कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। आज जो बीजेपी इतना कामयाब हुई, सऊदी अरब और कतर, दुबई जो है खटने के लिए ना जाना पड़े, यहाँ के इंजीनियरों के लिए कुछ ऐसा करे। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? अब ओवैसी साहब बिहार से इलेक्शन लड़ते हैं तो यहाँ की है तेलंगाना में कितने सीट पे लड़ती है? विधानसभा की 8 और सीट पे कहाँ नहीं लड़ते हैं भैया? और सीट पे लड़िए ना भैया। लोकसभा यहाँ के मुसलमानों पे अच्छा ध्यान दे तो वो भी यहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। यहाँ के मुसलमान नहीं दिलवाते तो राबड़ी देवी जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। मैं अभी पटना में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक मेहमान हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं 2024 के बारे में कि 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे या बदलाव चाहते हैं। श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल का कार्यकाल रहा, तो फिर से आप मोदी जी को लाइएगा या बदलाव चाहते हैं? या ना ही हमें दुकानदार चाहिए ना ही चौकीदार चाहिए। हमने दुकानदार यानी राहुल गांधी जी की सरकार को भी 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं। चौकीदार यानी मोदी जी को भी 15 साल 10 साल से देखते आ रहे हैं। ना देश का कोई कल्याण हुआ, ना देश का कोई विकास हुआ। ये सारे जो नारे लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये सब ढोंग है, सब दिखावा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भरोसा है, ये सब बिल्कुल फेक नज़र आया। इसीलिए ना ही हमें कांग्रेस चाहिए ना ही बीजेपी चाहिए। हमें किसी थर्ड ऑप्शन का इंतज़ार है जो हमारे लिए, जो देश की जनता के लिए कुछ भला करे, कुछ अच्छा करे, हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, स्वास्थ्य के लिए जो है हॉस्पिटल बनाए और यहाँ के जनता के लिए कुछ ऐसा करे। यहाँ के जनता को जो है सऊदी अरब और कतर, दुबई जो है खटने के लिए ना जाना पड़े। यहाँ के इंजीनियरों के लिए कुछ ऐसा करे। यहाँ के इंजीनियरों को जो है यहीं पे 4 लाख रुपए वेतन मिले, उनको जो है अमेरिका जाकर काम ना करना पड़े। ऐसी कोई सरकार हमें चाहिए। जो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तो वो ये सब के बारे में सोचेगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, मोदी जी की तरह अंगूठा छाप होगा, अगर मोदी जी की तरह जो है मतलब अनपढ़ होगा तो वो फिर जो है ये सब की बात नहीं करेगा। वो मंदिर की बात करेगा, मस्जिद की बात करेगा, वो हिंदू की बात करेगा, मुस्लिम की बात करेगा। वो कभी जो अमन और शांति की बात नहीं करेगा, वो कभी एजुकेशन की बात नहीं करेगा, वो कभी जो है हेल्थ की बात नहीं करेगा। इसीलिए अब हमें थर्ड ऑप्शन चाहिए। थर्ड ऑप्शन का इंतज़ार है, हम लोग थर्ड ऑप्शन का वेट कर रहे हैं। कोई ऐसा तीसरा चेहरा हम लोगों को मिले जिसको हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखें। वो थर्ड ऑप्शन है कौन? देखिए, और आदमियों के हिसाब से तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मैं अपनी निजी राय बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से देश में हमारे महान पुरुषों की जो है कमी नहीं है। बहुत सारे महान ऐसे पुरुष हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। ऐसा नहीं है कि लालू जी का बेटा 10वीं फेल 9वीं फेल ही जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। या गांधी परिवार का राहुल गांधी जो फॉरेन से पढ़ के आया है, 40 साल तक विदेश में रहा है, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। एक रिक्शे वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है अगर उनके अंदर क्वालिफिकेशन हो, उनके अंदर अगर योग्यता हो, उनके पास अगर एजुकेशन हो। तो वैसे ही एजुकेशन वाला एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, जिसको दुनिया जो है, जिसको भारत जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है और पहचानती है। विपक्ष के लोग कहते हैं ओवैसी जो है बी टीम है। ओवैसी बी टीम है तो मुझे बताइए आप किसकी बी टीम है? ये बताइए। भाजपा का। भाजपा की बी टीम है। आपको मैं बताऊं, खुद जो है कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। आज जो बीजेपी इतना कामयाब हुई है, 20 और 30 साल में इतना कामयाब हो गई, तो वो कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, बीएसपी की वजह से ही कामयाब हुई है। अगर आप चाहते
कि भाई वो कामयाब ना हो तो आप लोग आपस में लड़ाई नहीं करते, एक एक सीट पे सब अलग अलग नहीं लड़ते। कटिहार लोकसभा की आपको मैं मिसाल देता हूँ। कटिहार लोकसभा में 1999 में क्या हुआ, एसपी ने अलग कैंडिडेट उतारा, बीएसपी ने अलग कैंडिडेट उतारा, एनसीपी ने अलग कैंडिडेट उतारा, कांग्रेस ने अलग कैंडिडेट उतारा। उसकी वजह से जो है निखिल कुमार चौधरी जीत गए। अगर आप लोग बीजेपी के बी टीम नहीं होते तो, अगर एसपी वाले बीजेपी के बी टीम नहीं होते तो यूपी से आकर बिहार में कैंडिडेट क्यों उतारते, जिनका कोई जनाधार नहीं है, कोई वोट नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई वोट नहीं है, अखिलेश यादव का बिहार में कोई वोट नहीं है, जो है मुलायम सिंह का बिहार में कटिहार में, वो कटिहार में कैंडिडेट उतारते हैं और जो है बीजेपी को जितवाते हैं। कौन? अखिलेश यादव और उनके पिताजी मुलायम सिंह। एसपी वाले, बीएसपी वाले भी कटिहार में ये उतारते, कैंडिडेट उतारते, उसकी वजह से निखिल कुमार चौधरी जीत जाते हैं। लगातार हैट्रिक, यानी 3 बार निखिल कुमार चौधरी जीते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट किसकी वजह से? एसपी की वजह से, एनसीपी की वजह से, बीएसपी की वजह से। तो वो लोग बीजेपी के बी टीम नहीं हुए, जिनका कोई आधार नहीं है बिहार में। एसपी का कोई जन आधार नहीं है बिहार में, वो इलेक्शन बिहार से लड़ती है तो वो बीजेपी के बी टीम नहीं है। और ओवैसी साहब अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो बीजेपी के बी टीम हो गए। ये कैसी बात हुई? ये कैसा दोहरा चरित्र हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जब एसपी बिहार से इलेक्शन लड़ सकती है, जब बीएसपी बिहार से इलेक्शन लड़ सकती है, जब एनसीपी बिहार से इलेक्शन लड़ सकती है, जब शिवसेना बिहार से इलेक्शन लड़ सकती है, तो फिर हमारी पार्टी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? अब ओवैसी साहब बिहार से इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको बीजेपी के बी टीम बताते हैं। ये असल में हम लोगों को वर्गलाना चाहते हैं। ओवैसी साहब की वजह से जो हम लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, जो हम लोगों के अंदर जागरूकता आई है, उस जागरूकता से हम लोगों को भटकाना चाहते हैं ये आरजेडी वाले और ये कांग्रेस वाले और ये बीएसपी वाले, एसपी वाले। क्या कहिएगा लेकिन इनका हम इसी सवाल को बार बार खोज रहे थे ताकि ऐसा बोले, हम इसका जवाब देने के एकदम उत्सुकतायल थे। ये बोले कि एसपी यहाँ से लड़ सकती है, हम क्यों नहीं? एसपी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सब सीट पर चुनाव लड़ती है, गठबंधन करके चाहे जैसे लड़े, ठीक है। बीएसपी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, सब सीट में लड़ती है। शिवसेना जहाँ की पार्टी वहाँ चुनाव लड़ती है। ओवैसी की पार्टी कहाँ की है? तेलंगाना। तेलंगाना में कितने सीट पर लड़ती है? विधानसभा की 8। और सीट पे कहाँ नहीं लड़ते हैं भैया? और सीट पे लड़िए ना भैया। लोकसभा में कितनी सीट पे लड़ती है? 1 सीट पे, और लड़िए ना भैया। अरे अपने घर को तो मजबूत कीजिए, अपना बूथ सबसे मजबूत। अपना बूथे मजबूत नहीं हम आ गए बिहार में करने, बिहार में नहीं, पहले अपना घर मजबूत कीजिए। तेलंगाना में को लोग पूछे नहीं डाल रहे हैं, बिहार में झूठे ड्रामा करे। क्या जवाब? सुनिए, तेलंगाना की बात कर रहे हैं ना आप? तेलंगाना की सरकार से उन लोगों की अच्छी बनती है। देखिए, अच्छी बनती है सरकार से, इसलिए नहीं लड़ेंगे सरकार। तब फिर सपा समाजवादी पार्टी कहेगा कि हमको मायावती से अच्छा पड़ता है, हमको क्या नाम है योगी जी का, उनको उनसे अच्छा पड़ता, नहीं लड़ेंगे। हाँ, तो क्या तर्क है भैया? तो क्या तर्क है? अब क्या ये करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, अच्छा पड़ता है चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, आपने क्या कहा? वहाँ पे बीजेपी को आने नहीं देना है ना। बीजेपी इनके देखेंगे मूल मकसद सामने आ गया, इनका मूल मकसद सामने आ गया, बीजेपी को नहीं आने देना। इस वजह से वहाँ पे नहीं लड़ते हैं। हैं तो वहाँ पे 8 सीट लड़ते। हाँ, और वहाँ के जो जिसकी सरकार वहाँ पे रहती है, वहाँ पे इससे पहले किसकी सरकार थी? धूल चटा दिया जिसकी सरकार थी वो मतलब उस प्रधान मुख्यमंत्री का नाम क्या था? बीआरएस, केसीआर वहाँ के मुसलमानों पे अच्छा ध्यान दे। केसीआर की सरकार अच्छा ध्यान देती है, केसीआर की सरकार अच्छा ध्यान देती है। इसी वजह से वो उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। वैसे ही अगर आरजेडी सरकार यहाँ के मुसलमानों पे अच्छा ध्यान दे तो वो भी यहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। यहाँ के मुसलमानों पर कितना ध्यान देगा? मैं बता रहा हूँ। लालू जी का नारा क्या है? लालू सुनिए ना, ये बोले मुसलमान को नहीं। कारी हुसैन कौन है? कारिस हुसैन यूथ का आरजेडी का अध्यक्ष था, अभी विधान परिषद का सदस्य। कल अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन है? अभी विधान परिषद का सदस्य। आप कितने मुसलमान को भेजे सदन में बिहार से? कितने मुसलमान? ये कह रहे हैं ना, लालू जी का नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं भी मानता हूँ कि होना भी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, होनी चाहिए। लेकिन जब आरजेडी की सरकार थी तो भाई मुसलमानों के 5 ही मंत्री थे, यानी मुसलमानों के पास 5 मंत्रालय थे। और आरजेडी के पास मालूम है, यादव के पास 12 मंत्रालय थे।
तो उनके हिसाब से तो भाई जिसके जितने हिस्सेदारी उसके उतने, जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उस हिसाब से तो मुसलमानों के पास ज़्यादा मंत्रालय होना चाहिए और यादवों के पास कम मंत्रालय होना चाहिए। यादव 13% होकर यादवों के पास 12 मंत्रालय और मुसलमान 18% होकर मुसलमानों के पास जो है 5 मंत्रालय। तो ये कैसे हिस्सेदारी की आप बात करते हैं? मुसलमानों को बस खाली दरी बिछाने के लिए रख रहे हैं। शाह परिवार के साथ आरजेडी वालों ने क्या किया आप जानते हैं बखूबी। शहाबुद्दीन सर इंतकाल कर जाते हैं दिल्ली में, उनको देखने तक नहीं जाते हैं आरजेडी वाले और तेजस्वी जी, उनको देखने तक नहीं जाते हैं। और जब वो इंतकाल नहीं किए थे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनका नाम था, यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो मेंबर थे। और जैसे वो इंतकाल करते हैं उनकी वाइफ को, उनके परिवार को पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर से भी निकाल दिया जाता है। अब यानी टिकट लेने देने के इसमें वो अमल दखल में नहीं रहेंगे। शाह परिवार अब कोई आरजेडी का सदस्य नहीं रहेगा। ऐसा हो गया, बाप रे बाप। अगर शहाबुद्दीन जी 1990 में अगर 30 निर्दलीय विधायकों का समर्थन नहीं दिलवाते तो राबड़ी देवी जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। ये शहाबुद्दीन सर की देन थी कि वो मुख्यमंत्री बन गई थी। आज उस परिवार के साथ, शहाबुद्दीन परिवार के साथ आरजेडी वालों ने क्या किया है ये सबके सामने आया है, सबके सामने जाहिर है, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। जो शहाबुद्दीन के साथ ऐसा कुछ कर सकती है जो पार्टी, तो फिर वो आम मुसलमानों के साथ क्या कुछ कर सकती है।